इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। केजीएफ मूवी का ये सीन सबको याद होगा, जहां माँ को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कहा गया है। और इन योद्धाओं के लिए हमारे सिस्टम ने एक काफ़ी संवेदनशील एक्ट बनाया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो कि हम आज के इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। Hello everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to study about Maternity Benefit Act 1961. पहले ऐसा होता था, वुमेन किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या फिर इंडस्ट्री में काम करती थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, उसे वो एस्टेब्लिशमेंट छोड़ना पड़ता था। वाई? बिकॉज शी हैज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अब वुमेन को तो पर्सनल लॉस होता ही होता था उसके प्रोफेशनल फ्रंट में, साथ ही में देश की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता था। क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस वुमेन का ध्यान रखना हु इज मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आता है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। ये बेसिकली इसलिए बना है कि वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करे जब भी वुमेन प्रेग्नेंट हो एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। इसके ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन करने के लिए वी विल टेक द एग्जांपल फ्रॉम वन केस लॉ, इट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स, 2000 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है कि वुमेन अपने मदरहुड के स्टेट को ऑनरेबली पीसफुली एंजॉय कर सके, बिना डरे कि उसे एम्प्लॉयमेंट में से हटा दिया जाएगा या फिर उसे उसका डिमोशन कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा काम कर दिया जाएगा उसके एम्प्लॉयमेंट में जो कि उसके लिए डिसएडवांटेजियस होगा। तो बेसिकली इन सब बातों को रेगुलेट करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एग्जिस्टेंस में आया। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड है। तो पहला आर्टिकल 39, जो कि बात करता है एडुकेट मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड शुड बी इक्वल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। देन आर्टिकल 42 विच इज़ वेरी मेन, जो ये आर्टिकल 39 और 42 हमारे पार्ट 4 में दे रखे हैं, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 42 बेसिकली ये कहता है कि ऐसे प्रोविजंस बनाना जिससे विच आर जस्ट एंड ह्यूमेन फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं अपने अगले स्लाइड में, जहाँ पे एप्लीकेशन की बात करेंगे कि बेसिकली ये जो एक्ट है लागू किस पे होता है। तो ये जो एक्ट है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे लागू होगा, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गए, प्लांटेशन हो गए, ओके, और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इक्विजिटेरियन या फिर एक्रोबेटिक इन तरीके के परफॉर्मेंसेज होते हों। देन हर एक शॉप और एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 10 से ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है पिछले 12 महीनों में। देन कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, और देखते हैं कहाँ कहाँ पे लगता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और एस्टैब्लिशमेंट को भी इस एक्ट के एम्बिट के अंडर ला सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद। जैसे उसके अंदर कमर्शियल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हो सकती हैं उस एस्टैब्लिशमेंट में। देन ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे? ये एक्ट किसी भी फैक्ट्री पे नहीं एप्लीकेबल होता जिसपे ESI एक्ट 1948 एप्लीकेबल हो। उसके बाद सेक्शन 26 ये कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गेस्टे में नोटिफिकेशन देके किसी भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट के एम्बिट से बाहर कर सकती है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली जो मेन रीजन है इस एक्ट के बनने का, वो है राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। ओके, वो ये कहता है कि जब भी वुमेन एब्सेंट रहेगी अपने एम्प्लॉयमेंट में से बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो उस पर उसे मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए एट द रेट ऑफ हर एवरेज डेली वेज। ठीक है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कौन सी वुमेन एंटाइटल्ड है बेनिफिट के लिए। सपोज कोई वुमेन है, वो 2 दिन पहले उस एस्टैब्लिशमेंट में आके एम्प्लॉय होती है, तो क्या उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिया जाएगा? नहीं। तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उस वुमेन को पिछले 12 महीने में कम से कम 80 डेज काम करना होगा।
ठीक है। अब जब मैं 80 डेज की काउंटिंग करूंगी तो उसके अंदर ले ऑफ वाले दिन भी काउंट किए जाएंगे। ले ऑफ, ये और वीडियोस है, यू कैन नो व्हाट इज ले ऑफ। उसके बाद उसके अंदर मैं वो भी डेज काउंट करूंगी, हॉलीडेज बेसिकली, जो वेज के साथ मिलता है। तो इन सब चीज़ों को काउंट करते हुए ही मैं 80 डेज को काउंट करूंगी। अब आते हैं अगली स्लाइड पे और डिटेल्स के लिए। तो इस स्लाइड में सबसे पहले केस देखते हैं। इस केस का नाम है मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ प्लांटेशन। 1957 का केस है। इसमें यह बोला गया कि जब भी हम लोग बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं कि वुमेन को कितना बेनिफिट मिलना है, तो सिर्फ हम लोग वर्किंग डेज को काउंट करते हैं, हम नॉन वर्किंग वेजलेस डेज को काउंट नहीं करते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। अब ये बेसिकली 5 क्लॉज 3 ये हमें बताएगा ड्यूरेशन के बारे में कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो कितने टाइम के लिए, मतलब ये जो लीव है, जो पेड लीव है, ये कितने टाइम के लिए मिलेगा। तो बेसिकली ये मिलता है 26 वीक्स के लिए। ये 2017 में ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया था, इससे पहले इतना ड्यूरेशन नहीं था। ये कहता है कि डिलीवरी से पहले, डेट ऑफ और एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले और आफ्टर द डिलीवरी 18 वीक्स के लिए उसे लीव मिलेगी। लेकिन अगर वुमेन जो है वो थर्ड चाइल्ड को बर्थ दे रही है, मतलब उसके ऑलरेडी 2 चाइल्ड है जो कि दे आर अलाइव, तो थर्ड चाइल्ड को बर्थ दे रही है, तो उस वुमेन को सिर्फ 12 वीक्स के लिए मैटरनिटी लीव मिलेगी, 6 वीक्स डिलीवरी से पहले एंड 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। अब ऐसा कभी सिचुएशन अराइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी रीजन की वजह से अगर वुमेन डाइज, तो एम्प्लॉय सिर्फ उतना ही बेनिफिट, उतना ही पैसा देगा, उतने ही दिन तक का पैसा देगा जिस दिन तक वो वुमेन अलाइव थी। ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर चाइल्ड अलाइव है तो उसे तब तक पैसा देना है, मतलब तब तक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना है उस चाइल्ड को जब तक उस वुमेन को मिलता अगर वो अलाइव रहती तो। ठीक है। उसके बाद अगर चाइल्ड भी मर जाता है, वुमेन भी और चाइल्ड दोनों, तो सिर्फ उसी दिन तक जिस दिन तक चाइल्ड जिंदा रहता है। जिस दिन से चाइल्ड मर जाता है उसके बाद से मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। ओके, नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये उन प्रोविजंस के बारे में बताएगा जो कि 2017 में इस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद है, जैसे अडॉप्टिंग और कमिश्निंग मदर को भी ध्यान में रखा गया। ये एक्ट देखो कितना वर्सेटाइल है। अभी आप आगे देखना कि हम कौन कौन से लोगों को, मतलब किस किस स्टेज के वुमेन को हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मिसकैरेज हो या फिर कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, कि अगर चाइल्ड को इन केस अगर चाइल्ड अलाइव रह जाता है, वुमेन चली जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया एंड वी कैन सी जिस तरीके से एक्ट बना है। तो इसमें यह बोला गया है कि कोई भी वुमेन जो कि अडॉप्टिंग मदर है फिर कमिश्निंग मदर है, किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करती है, अगर वो बच्चा 3 महीने से छोटा है तो उस वुमेन को 12 वीक्स के लिए लीव मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी। और अगर वुमेन जिस चीज में एम्प्लॉयड है वो काम ऐसा है कि शी कैन डू वर्क फ्रॉम होम, तो एम्प्लॉयर को कोशिश करना चाहिए उसे वर्क फ्रॉम होम देने का। कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, ये बताता है नोटिस के बारे में। जब भी किसी वुमेन को इसके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर जो भी उसे बेनिफिट्स हैं उसे क्लेम करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कैसे उसे देना है? वुमेन क्या करेगी, जब वेनेवर शी इज गोइंग टू बी एब्सेंट फ्रॉम हर वर्क बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे उसे अपना अगर ये बेनिफिट अवेल करना है तो क्या करेगी, उससे पहले वो नोटिस दे देगी। नोटिस दे के बता देगी एम्प्लॉयर को कि शी इज गोइंग टू बी एब्सेंट फ्रॉम डेट डे। एक प्रिस्क्राइब मैनर होगा, उस प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर नोटिस देना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो नोटिस देती है तो इमिजिएटली क्या करेगा, एडवांस में एम्प्लॉयर उसे पैसा दे देगा। ठीक है। अब जब वो चाइल्ड को बर्थ दे देती है, अब उसके बाद वाला जो पैसा है, उसके बाद वाला जो बेनिफिट है, वो तब क्लेम कर पाएगी जब आफ्टर डिलीवरिंग द चाइल्ड वो क्या करे, इसका प्रूफ दे, मतलब नोटिस दे एम्प्लॉयर के पास दैट शी हैज गिवन अ बर्थ टू द चाइल्ड। तो जैसे ही एम्प्लॉयर वो नोटिस रिसीव करता है, वो क्या, वो प्रूफ रिसीव करता है, जिस भी मैनर में प्रोवाइड करना होगा उस मैनर में वुमेन प्रोवाइड करेगी और उसके 48 आवर्स के अंदर वो उसे सारा बेनिफिट जो जिसके लिए वुमेन हकदार है उसे वो दे देगा एम्प्लॉयर। ठीक है।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन इन केस नोटिस नहीं दे पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि शी वॉन्ट गेट हर क्लेम्स, शी विल डेफिनेटली गेट। फिर वो वहाँ पे इंस्पेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, देन शी विल गेट। अब ये एक्ट अगले स्लाइड में देखते हैं। अब ये एक्ट कहता है कि हर एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी किसी वुमेन को वो एम्प्लॉय करे तो बताए कि उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, कैसे अवेल कर सकती है। उसके बाद बेसिक इन सारी इंफॉर्मेशन को इस्टेब्लिशमेंट के उन जगह पे लगाए जहाँ पे वुमेन काम करती है, जैसे हर वुमेन अपने राइट के बारे में अवेयर हो, जिससे कि राइट एक बंद राइट ना रह जाए, सबके कानों तक पहुंचे कि राइट है क्या, वुमेन इसे अवेल कर सके सही समय आने पे। बाद में वुमेन को ये ना लगे कि उसे राइट पता नहीं था, दैट्स व्हाई शी वाजंट एबल टू क्लेम इट। ओके, नाउ कमिंग ऑन आवर अनदर स्लाइड जो कि बात करता है मिसकैरेज। जब भी किसी भी वुमेन का मिसकैरेज होता है, सी आई वाज टेलिंग यू कि ये एक्ट कितना वर्सेटाइल है, इसका अंदर मिसकैरेज से भी रिलेटेड प्रोविजन है। तो जब वुमेन क्या करेगी, मिसकैरेज के टाइम पे वो नोटिस देगी विद सर्टिफिकेट ऑफ मिसकैरेज, तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा 6 वीक्स के लिए। अच्छा, अगर कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम किसी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाती है, या फिर इलनेस हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में 1 महीने के लिए लीव को और एक्सटेंड किया जाता है। ये बात लिखी गई है सेक्शन 10 में। अब आते हैं अगले स्लाइड में। ये भी जो था बेसिकली क्रैश फैसिलिटी के बारे में, ये 2017 में अमेंडमेंट के बाद डाला गया। ये बोलता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ 50 या फिर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे क्रैश की फैसिलिटी होनी चाहिए किस उस डिस्टेंस के अंदर जो डिस्टेंस प्रिस्क्राइब कर रखा है, या तो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हो या फिर आसपास ही होना चाहिए। और जो वुमेन है उसे यहाँ वहाँ पे 4 विजिट्स अलाउ करने चाहिए, मतलब उसमें उसका रेस्ट इंटरवल भी इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद उसे पूरे दिन में 2 नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगे। और ये क्रैश फैसिलिटी तब तक अवेलेबल है जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता। अब आते हैं अगले स्लाइड में। अब हम उन कंडीशन की बात करेंगे कि वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट कब नहीं मिलेगा। पहला, अगर क्या कहते हैं कि वुमेन को जब मैटरनिटी लीव मिला है उस टाइम वो किसी और एस्टेब्लिशमेंट में जाके काम करने लग जाती है, तो उसे मैटरनिटी क्लेम नहीं मिलेगा। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम उसे डिसमिस कर दिया जाता है फॉर ग्रॉस मिसकंडक्ट, लाइक एम्प्लॉयर के गुड्स और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ऐसा कुछ करती है। या फिर वो अपने किसी सुपीरियर या फिर को एम्प्लॉय को असॉल्ट करती है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस करती है मोरल टर्पिट्यूड का जिसके लिए उसे कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्शन हो जाता है। या फिर थेफ्ट करती है, फ्रॉड करती है, या फिर डिसऑनेस्टी करती है एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी के साथ या फिर एम्प्लॉयर से रिलेटेड किसी चीज़ में। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखती, सेफ्टी रूल्स को जानबूझ के इग्नोर करती है, सेफ्टी डिवाइसेस के साथ इंटरफेयर करती है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे जो कि बात करता है डिसमिसल और डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेक्शन 12। अगर वुमेन अपने एब्सेंट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो कि उसे प्रेगनेंसी के टाइम में जो लीव मिलना होता है और एक्ट में वो वैलिड है, लॉफुल है, तो उसके हिसाब से अगर वो एब्सेंट होती है, लीव पे रहती है, तो उसे एम्प्लॉयर डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं कर सकता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो एब्सेंट है, उसे डिस्चार्ज और डिसमिसल का नोटिस नहीं देगा, या फिर कुछ ऐसा काम नहीं करेगा, उसके कंडीशन ऑफ सर्विस में ऐसा कोई बदलाव नहीं लाएगा जो कि उसके लिए डिसएडवांटेजेस प्रूव होगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। ये बात करता है कि अगर वुमेन को डिस्चार्ज या फिर डिसमिस किया जाता है किसी भी टाइम प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके वजह से ऐसा नहीं है कि उसका मैटरनिटी बेनिफिट या फिर जो मेडिकल बोनस मिलने वाला था वो चला जाएगा, वो उसे मिलेगा। वुमेन जो है अगर उसे उसके मैटरनिटी लीव को मतलब नहीं अलाउ किया जाता, या फिर उसका पैसा जो है रॉन्गफुली विथहेल्ड कर रखा है, ठीक है, या फिर उसका मेडिकल बोनस नहीं दिया जा रहा, या फिर उसे डिस्चार्ज डिसमिस कर दिया जाता है, तो जिस भी दिन उसे नोटिस मिलता है या फिर जिस भी दिन उसे ये बात पता चलती है, वो क्या करेगी, उस दिन से 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज उसे क्या करना होगा, जाके इंस्पेक्टर के प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बेसिकली जाएगी और अपना कॉज रखेगी, अपना ग्रीवेंस बताएगी, तो अकॉर्डिंगली जो उसे डिसीजन मिलेगा, ठीक है, उसके फेवर में भी हो सकता है। पूरे सिचुएशन को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ध्यान में रखेगी और अकॉर्डिंगली डिसीजन देगी। अब बात करते हैं अगले स्लाइड की, उसमें इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली जो इंस्पेक्टर है इस एक्ट के अंदर वो अपॉइंट कैसे होता है,
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उस ऑफिसर को जो कि उसे सही लगता है, ठीक है, ऑफिशियल गेस्टेड में नोटिफिकेशन दे देगी। अब उनकी जो लोकल लिमिट्स होंगी जुरिस्डिक्शन की वो डिफाइन कर दी जाएंगी। अब क्या पावर और क्या ड्यूटीज है, किसी भी रीजनेबल टाइम में इंस्पेक्टर जो है वो आ सकता है एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, वहां पे रजिस्टर को देख सकता है, नोटिस को देख सकता है, ठीक है, कि क्या सही से चीजें एग्जिबिट करी गई हैं जो एक्ट में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल देगा कि डॉक्यूमेंट्स लाओ, मुझे इंस्पेक्ट करना है। किसी भी पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में हो उसकी हेल्प ले सकता है, ठीक है, असिस्टेंस ले सकता है, किसी भी लोकल अथॉरिटी की असिस्टेंस ले सकता है या फिर पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस ले सकता है, ये देखने के लिए कि क्या इस एक्ट के प्रोविजंस ठीक से चल रहे हैं, कैसे ठीक से इसका पालन हो रहा है। अब अगले स्लाइड में आते हैं, वो ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को चाहे तो एग्जामिन कर सकता है इंस्पेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पर्सन को हम लोग कंपेल करें कि इनक्रिमिनेट करें, मतलब खुद के अगेंस्ट गवाही दे, ठीक है, खुद के अगेंस्ट एविडेंस दे। अब ये जो एम्प्लॉयर से इंस्पेक्टर चाहे तो वुमेन्स जितनी भी एम्प्लॉयड है उनका नेम एड्रेस ले सकता है, कितनी पेमेंट उन लोग को दी जाती है, एप्लीकेशन या फिर नोटिसेस उन लोगों ने रिसीव किए, क्या किस तरीके के रिसीव किए इस एक्ट के अंदर। अब बात करते हैं अगले स्लाइड की, वो इंस्पेक्टर की पावर की बात करता है कि वो पेमेंट्स को कैसे डायरेक्ट कर सकता है। वुमेन क्या करेगी, कंप्लेन करेगी कि उसका जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसको इम्प्रॉपरली विथहेल्ड किया गया है या फिर उसे डिस्चार्ज और डिसमिस कर दिया गया है बिकॉज शी वॉज एब्सेंट, और वो एब्सेंट लॉफुली हुई है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो उसके बाद इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कंप्लेन लेने के बाद, और फिर वो ऐसे ऑर्डर्स पास करेगा विच आर जस्ट एंड प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब बात करते हैं अपील। अब इंस्पेक्टर ने जो ऑर्डर दे दिया, डोंट थिंक दैट इज अ फाइनल ऑर्डर, वो क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के अंदर जाके अपील किया जा सकता है 30 दिन के अंदर, जब इंस्पेक्टर अपना ऑर्डर दे देता है। उसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है दैट विल बी फाइनल, ओके। देन अब आते हैं अगले स्लाइड में, वो बात करता है पेनाल्टी की, सेक्शन 21। अगर एम्प्लॉयर इस किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है इस एक्ट को, तो उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है कम से कम 3 महीने से 1 साल तक, और फाइन जो है 2000 से लेके 5000 के बीच में। अब बात करते हैं कुछ केस लॉस की अगले स्लाइड में। ये बात करते हैं ऋचा शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। इसमें ये बोलता है कि हर एक एम्प्लॉयर जो है वो लायबल है, ठीक है, हर वुमेन को उसका मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए, और वुमेन जो है उसे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर उसने 80 वर्किंग डेज कंप्लीट नहीं किए हैं पिछले 12 महीने में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब अगले केस की बात करते हैं। ये केस है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। इस केस में बेसिकली ये बोला गया, आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि लेबर चाहे किसी भी सेक्टर को बिलोंग करे, किसी भी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करे, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उसे इक्वल बेसिस पे ट्रीट किया जाएगा। लॉज भी उन लोगों के लिए, उनके एडवांटेज के लिए सेम बनाए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 15 से रिलेटेड इसमें कहा गया, इस केस में ये बोला गया कि भले ही आर्टिकल 15 कि ये बोलता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, तो उसके अंदर एक जेंडर भी आता है, तो लेकिन ये 15 क्लॉज से खुद से ही कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे अगले केस के बारे में, प्रीति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें यह बोला गया कि मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि कम से कम मिनिमम ड्यूरेशन 2 years का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करना है वुमेन कैन क्लेम, ऐसे कोई फिक्स्ड इंटरवल ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से समझ आया। दिस एक्ट इज वेरी मल्टी डायमेंशनल। जैसा हमने पढ़ा, हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, मिसकैरेज से रिलेटेड प्रोविजन या फिर अलग अलग जो डिसीजेस विच कम्स टू द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। फिर हमने ये भी देखा चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया, चाइल्ड के लिए क्रेश फैसिलिटीज बनाई गई। उसके बाद फिर अगर सपोज वुमेन मर जाती है तो चाइल्ड के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए कि एम्प्लॉयर उसमें भी कंपनसेट करेगा, उसमें भी मतलब वो पैसा देगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट इज़ अ वेरी वंडरफुल पीस ऑफ ए लेजिस्लेशन, बट स्टिल इसके अंदर और अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ही पासिंग आगे आगे टाइम बढ़ता जाएगा, इसके अंदर होपफुली ऐसे ही अच्छे अमेंडमेंट्स होंगे विच विल बी एडवांटेजियस टू द वुमेन फोर्स
of our India, those who are working for economy and those who are creating the next generation. With this positive note, we are ending our session here. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.